नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, ये सोते हुए सपने देखने का नहीं, ज्ञान, शोध और इनोवेशन का समय है। सीएम योगी को टक्कर देंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, गोरखपुर सदर सीट से लड़ेंगे चुनाव। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को डबल झटका, पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल, एमएलए आदित्य सिंह ने भी कांग्रेस से दिया इस्तीफा। मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचा टीएमसी का आपसी विवाद, 157 वकीलों ने सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ लिखा पत्र, महिला वकीलों के अपमान का लगाया आरोप। कश्मीर पर पाकिस्तान और तुर्की की नई चाल, ब्रिटेन से भारत के गृह मंत्री और सेना प्रमुख को की गिरफ्तार करने की मांग, पेश किए फर्जी सबूत। सबसे पहले बात पीएम मोदी के नए मंत्र की। देश में आज से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह ना हो, एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो। भारत ने अपना बहुत बड़ा समय इसलिए गंवाया है क्योंकि कर्तव्यों को प्राथमिकता नहीं दी गई। 75 सालों में कर्तव्यों को दूर रखने की वजह से जो खाई पैदा हुई है, अधिकारों की ही बात करने की वजह से समाज में जो कमी आई है, उसकी भरपाई हम मिलकर कर्तव्य की साधना करके कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने देश को मंत्र देकर क्या पहले की सरकारों को आईना दिखाया है? बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि हिंदुस्तान में हर कोई अधिकार के लिए जद्दोजहद करता हुआ नजर आता है। सबको सब अधिकार चाहिए, लेकिन कर्तव्य कोई नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री ने जो आज बातें कही वो वाकई न सिर्फ भाषणबाजी है, बल्कि इस सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें भेदभाव से लेकर के कई सारी चीज़ों जिनका उन्होंने वर्णन किया, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसको समझ लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने बताया। अब जैसे पुराने ज़माने में कोई भी सरकारी योजनाएं होती थी तो बीच में कोई ना कोई दलाल होता था, अधिकारी पैसे खाते थे, नेता पैसा खाता था, एमएलए खाता था, एमपी खाता था, सारे लोग खाने पीने में लगे हुए होते थे। अब जिस तरह की व्यवस्था बनी है, पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जाता है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो शोषण का जो सिस्टम के तरफ से जो किया जाता था वो बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरी बात, उन्होंने अब एक जिसको कह सकते हैं कि एक लेवल ऊपर की उन्होंने बात की कि अधिकार की बात अब बहुत हो गई, कर्तव्य भी निभाना होगा। लेकिन इस पूरे भाषण के दौरान जो एक बात जो बहुत ही बड़ी उन्होंने कही कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है और उस साजिश के प्रति लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा। और लोगों को अवेयर कराने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है हिंदुस्तान को हर जगह बदनाम करने की, उसमें पाकिस्तान, चाइना तो है ही, हिंदुस्तान में बैठे गद्दारों की भी लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसमें एनजीओज हैं, इसमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं, इसमें तथाकथित सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसमें पत्रकार हैं। ये जो दलाल किस्म के जो पत्रकार हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ये इस तरह के लोगों को के खिलाफ भी इस अमृत महोत्सव के दौरान लोगों में अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। देश की बदनामी सबकी बदनामी है, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर यूपी की सियासत पर। यूपी चुनाव में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी के खिलाफ मैदान में होंगे। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वो गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भीम आर्मी चीफ ने 18 जनवरी को यूपी की 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया था। डॉक्टर साहब, क्या चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी की सदर सीट जो कि गोरखपुर की है, सीएम योगी को मात दे पाएंगे? मात दे पाएंगे? मात देने के लिए थोड़े चुनाव लड़ रहे हैं जी, मात देने के लिए नहीं। ये जो फैसला है
चंद्रशेखर आजाद जैसे लीडर्स के द्वारा कि हमको अब गोरखपुर में ही योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, ये समझिए एक तरह का ऐलान है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और आप चुनाव कहीं से जीत नहीं सकते, तो खुद को शहीद घोषित करने के लिए आपने मीडिया में अपने आप को सुर्खियों में लाने की वजह से, अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि जो मैं तर्क दे रहा हूं, जो बात मैं कह रहा हूं, केजरीवाल हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाह रहा था क्या? और वो क्या वहां गया था बनारस में प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने के लिए? वो क्या वाकई ये सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी को आप बनारस में हरा देंगे? बनारस आपका शहर नहीं, आपकी पैदाइश नहीं, आप बिल्कुल न्यू हैं वहां पे। तो आप किस लिए गए? आप इसलिए गए कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उसकी तुलना की जाएगी, हमें मीडिया में जगह मिलेगा, हर जगह टेलीविजन पे नजर आएंगे, बाइट्स आएगा, इंटरव्यू आएगा, एक अलग तरीके का एक जिसको कह सकते हैं फाइट दिखाने की कोशिश की जाएगी, तो आपका कद बढ़ जाएगा। आप देखिए कितने ज्यादा वोटों से वो हारा, तो ये सोच के थोड़ा गया था कि भाई वहां पे वो हम चुनाव जीत जाएंगे या ये कर लेंगे। तो चंद्रशेखर की भी जो अपनी स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी यही है। और क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूं, वो इसलिए कि चंद्रशेखर आजाद की क्या हैसियत है, ये किसी और ने नहीं, अखिलेश यादव ने तौल दिया। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को 2 सीट ऑफर किया गया और उसमें वो एग्री भी कर गए कि हमारी हैसियत 2 सीट की ही है, एक एमएलसी बना देना, बाद में एक मंत्री बना देना। ये बात तो बाकायदा अखिलेश यादव ने कही कि 2 सीटों के ऊपर वो एग्रीमेंट हो चुका था चंद्रशेखर आजाद के साथ, लेकिन फिर किसी का फोन आ गया और बातचीत खत्म हो गई। तो मतलब पूरी तरीके से चंद्रशेखर आजाद के पूरे जो टैंट्रम्स हैं, जो पूरा ड्रामा है, टेलीविज़न पे जो आंसू गिर रहे हैं और जो बड़े भाई बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें, उसका भेद जो है वो अखिलेश यादव ने खोल दिया। तो अब ये जाएंगे कहाँ? अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि इस चुनाव के दौरान मीडिया की सुर्खियों में बनने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। दैट्स व्हाई ही इज कंटेस्टिंग अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर कांग्रेस को लगे झटके पर। कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हो गई हैं। टिकट न मिलने से प्रियंका कांग्रेस से नाराज चल रही थी, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में जाने का फैसला लिया। वहीं रायबरेली सदर विधानसभा सीट से विधायक अदिति सिंह ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इससे पहले ही वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का दामन थामने वाले तौकीर रजा की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। तौकीर रजा पर उनकी बहू ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बहू के साथ मारपीट की और वो महिलाओं का अपमान करते हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटके मिलते जा रहे हैं, क्या उनकी चुनावी नैया ऐसे में पार लग पाएगी? अब देखिए, इसको कहते हैं सिर मुड़ाए और ओले पड़े। आपने यूपी का पूरा कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसके ऊपर आपने पूरा माने वुमेन सेंट्रिक पॉलिटिक्स को आपने तरजीह दे दी। लोग पूछ रहे हैं वैसे कांग्रेस पार्टी से, भाई इतने ही ज्यादा आप वुमेन को प्राइमेसी दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी यही फॉर्मूला पंजाब में क्यों नहीं अपना रही? यही फॉर्मूला गोवा में क्यों नहीं अपनाया जा रहा? यही फॉर्मूला उत्तराखंड में क्यों नहीं अपनाया जा रहा? तो वहां होगा नहीं। यहां प्रियंका वाड्रा एक अलग गिमिक कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हाथ में कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी 2-3 सीटें भी जीत ले तो बहुत माना जाएगा, अदरवाइज जमानत जब्त होने वाले सारे ज़्यादातर उम्मीदवारों के। मुसलमान साथ है नहीं, दलित साथ है नहीं, आपने फीमेल को, वुमन को आपने मुद्दा बनाया। अब जो आपने मेन पोस्टर जिसका बनाया, लड़की हूं लड़ सकती हूं के जो पोस्टर गर्ल जो सबसे आगे खड़ी है, उसने ही गच्चा दे दिया। अब लीजिए, अब किसको क्या कीजिएगा? आपने
हाथरस के केस को आपने सबसे ज्यादा तरजीह दी। आपने उसकी मां को टिकट दे दिया, उसने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर आपके पास जो कह सकते हैं कि यूपी में प्रियंका वाड्रा के बाद अगर कोई सबसे बड़ी फीमेल लीडर अगर कांग्रेस में बची हुई थी वो अदिति सिंह थी। पारिवारिक रिश्ते भी थे, रायबरेली से वो चुनाव लड़ती हैं, बहुत ही पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं। उन्होंने भी आज सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके उसे ट्विटर में शेयर कर दिया कि लीजिए भाई हम भी जा रहे हैं। अब तो एक के बाद एक झटके लगे, लेकिन इसके ऊपर जो बॉम्बशेल गिरा, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और आपने हाथ मिला लिया मौलाना तौकीर रजा से, तो तौकीर रजा की बहू आ गई बाहर। उन्होंने कहा भाई लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मुझे तो घर से निकाल दिया, ट्रिपल तलाक भी करवा दिया, और पॉलीगैमी की वजह से बिना तलाक दिए हुए मुझे उसने दूसरी शादी भी कर ली। और क्यों ये पंगा हुआ? पंगा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो शादी करके गई तौकीर रजा के परिवार में, तो इन्हें एग्ज़ाम देना था, एमकॉम या एमए का कोई एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम देने के लिए वो पहुंच गई सेंटर, तो उनका शौहर जो इनके ही परिवार का है वो आकर के एग्जामिनेशन हॉल से उन्हें उठा करके ले गया कि भाई ये बंद करो, पढ़ाई लिखाई से कुछ फायदा नहीं है। मारपीट हुई जो वो बता रही है खुल्लम खुल्ला, कि उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। तो कथनी और करनी राजनीति कांग्रेस पार्टी ने इस देश में देश की जनता को मूर्ख बना करके बहुत कर ली। आईना दिखाने का वक्त आ गया है, और गांधी परिवार को भी आईना देखने का वक्त आ गया है कि आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, और हवाबाजी जो है वो दुनिया भर की आप करते रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर टीएमसी में पड़ी फूट पर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की आपसी कलह अब कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के 157 वकीलों ने सीनियर एडवोकेट और तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी पर कदाचार का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और ममता बनर्जी को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में कल्याण बनर्जी पर महिला वकीलों का अपमान करने, अस्पष्ट फेवर के बदले में कुछ को अनुचित विशेषाधिकार देने और अपनी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है टीएमसी में फूट पड़ना शुरू हो गया है? ये फूट पड़ गई है, और ये कल्याण बनर्जी वर्सेस रेस्ट नहीं है, ये ममता बनर्जी वर्सेस उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन दोनों के बीच की लड़ाई है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच की लड़ाई है। कैसे, इसको समझ लीजिए। यह हर पारिवारिक पार्टी में होता है, और सबसे बड़ी गलती तब आदमी कर देता है कि जब कोई लीडर अपना कोई उत्तराधिकारी ढूंढ लेता है। मुलायम सिंह यादव का क्या हाल हुआ? इन्होंने उत्तराधिकारी ढूंढ लिया, खेल खत्म हो गया इनका। सोनिया गांधी छटपटाते रहती हैं, कुछ नहीं सुनता कोई। उत्तराधिकारी आपने डिक्लेयर कर दिया राहुल गांधी को, उनके हाथ कुछ नहीं पड़ रहा। यह सिर्फ इनके साथ ही नहीं हुआ है, यह हर जगह होता है। तो ममता बनर्जी ने भी यही गलती कर दी। अभिषेक बनर्जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बता दिया। अब ममता बनर्जी के साथ ये कल्याण बनर्जी है कौन? ये कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी की आंख नाक कान है, वो बिल्कुल उनकी परछाई है। बिना ममता बनर्जी के आदेश के वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। अब हो क्या रहा है ये भी समझ लीजिए। अब जब उत्तराधिकारी आपने घोषित कर दिया तो अभिषेक बनर्जी के पर जो हैं फड़फड़ा रहे हैं। उनको और पावर चाहिए, जल्दी चाहिए। कब तक वो इस तरह से रहेंगे? तो वो पेशेंस भी राजनीति में लोग लूज करने लगते हैं। अब हुआ ये कि कोरोना, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच में जो है वो क्लैश की ओर सिग्नल देते हैं। अभी गंगा सागर में तो कुछ था, वहाँ पे भीड़ लगती है, उसमें इन्होंने मना किया कि भाई इतना भीड़ नहीं लगाना चाहिए, कोविड का समय है, लेकिन फिर भी फैसला हुआ उनके खिलाफ। फिर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड का टेस्ट होना चाहिए ताकि ये मालूम चल सके भाई बंगाल में कितने लोग कोविड से जूझ रहे हैं। सरकार की अलग पॉलिसी, कम टेस्ट करो, कम नंबर संख्या होगी, कम ये होगा, पता ही नहीं चलेगा, लोग मरते हैं, मरने दो।
तो इस पॉलिसी को नकार दिया गया, भाई टेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो अभिषेक बनर्जी ने क्या किया, उसने कह दिया कि भाई उनका जो डायमंड हार्बर उनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पे एक अलग मॉडल लेंगे, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाना शुरू कर दिया। तो कल्याण बनर्जी बोल बैठे कि ये तो डिसिप्लिन के बाहर की बात है, पार्टी ने डिसाइड किया कि भाई कम टेस्टिंग होगा, ये अपने मन से कर रहा है। तो इस तरीके से होता है कि जो जिस वजह से अभिषेक बनर्जी की वजह से ही मुकुल रॉय छोड़ के आए, वो भी ममता बनर्जी के खासम खास व्यक्ति थे। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, ये तमाम लोग जो ममता बनर्जी के साथ बहुत पहले से चले आ रहे थे। जब अभिषेक बनर्जी शायद यंग होंगे, राजनीति में उनको कदम भी नहीं रखा होगा जी। लेकिन अचानक से जब आपने डिक्लेयर कर दिया तो मालूम चल रहा है कि वहाँ पे अलग अलग गुट्स बन गए हैं, जिस तरह से कांग्रेस में बना हुआ है कि भाई कुछ लोग ये G22 ये क्या है? ये G22 राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा हुआ एक ग्रुप है। ठीक वैसा ही वहाँ भी एक ग्रुप क्रिएट हो गया, जो सोनिया गांधी के नज़दीक थे राहुल गांधी के खिलाफ हो गए, वहाँ ममता बनर्जी के नज़दीक जो थे वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हो गए। तो ये कहानी यहाँ पे है। बाकी कदाचार का मसला, इसका मसला, ये तो उसके इम्पैक्ट्स हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाक तुर्की की चालाकी पर। पाकिस्तान और उसका समर्थक तुर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कई मंचों पर कश्मीर मामला उठाकर पटकनी खा चुके दोनों देशों ने अब लंदन की कानूनी संस्था के जरिए वहां की पुलिस में शिकायत करके कथित युद्ध अपराध के लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह और सेना प्रमुख MM नरवणे को गिरफ्तार करने की मांग की है। पाकिस्तान और तुर्की ने एक फर्जी शिकायत के कथित रूप से कश्मीर में रह रहे 2000 लोगों के बयान वाली रिपोर्ट लंदन पुलिस को सौंपी है और दावा किया गया है कि ये कश्मीर में भारत के लिए किए जा रहे युद्धापराध और हिंसा का सबूत है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और तुर्की ये झूठ फैलाकर आखिर करना क्या चाहते हैं? वो कहते हैं ना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। भाई कोई टिम्बकटू है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के आर्मी चीफ उसको लंदन की पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। हिंदुस्तान के गृह मंत्री को वहाँ का मेट्रोपॉलिटन पुलिस, वहाँ की कोर्ट गिरफ्तार करने का आदेश दे देगी। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या कि कुछ भी मुंह उठा करके चल दिए? दरअसल ये लॉ फॉर्म जो लंदन में ऑपरेट करता है, टर्किश गवर्नमेंट से भी कुछ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान फंडिंग क्या हुआ, लॉ फॉर्म है ये। कोई भी पैसे दो वो काम करना चालू कर देगा जी। तो कश्मीर में वॉर क्राइम्स इनको नजर आ रहा है। भाई वॉर है कहाँ जो क्राइम होगा? लेकिन फिर भी इन लोगों ने बाकायदा एक रिपोर्ट दिया है कि 2000 से ज़्यादा इस तरह के केसेस को उद्धृत किया है कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का जो है अवहेलना की जा रही है। रिपोर्ट किसने तैयार की? रिपोर्ट तैयार करने वाले सब हिंदुस्तानी ही हैं, और इसकी पूरी डिटेलिंग आज के ब्लैक एंड वाइट शो में आप देखिएगा, उस पर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। होना जाना कुछ नहीं है इससे। ऐसे एप्लीकेशंस बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। ये हिंदुस्तान में मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मीर जाफरों की जो फौज है, इनकी जो करतूत है वो इतनी ही शर्मनाक है कि इनको समझ भी नहीं आ रहा। भाई मोदी से घृणा करते करते आप देश के दुश्मन बन जाओगे। ये कहाँ है वो सारे MPs? वो 53 MPs के लिस्ट को तो पब्लिक में बाकायदा उसको जारी करना चाहिए कि जिन्होंने UPA के दौरान अमेरिका अंकल सैम को चिट्ठी लिख के कहा था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को वीज़ा मत देना, ये जो है यहाँ पे मुसलमानों को इसने हत्या करवाई है। क्या हुआ? क्या हुआ? इन बेवकूफ़ों को यह भी समझ में नहीं आया कि भाई कहाँ से कहाँ दुनिया बदल गई। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की जो स्वागत हुई, ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या कोई भी प्रधानमंत्री वो उस फीट को, उस अचीवमेंट को कभी हासिल नहीं कर सके। कभी दुनिया ने देखा कि किसी दूसरे मुल्क का प्रधानमंत्री वहाँ जाता है, वहाँ रैली करता है और साथ में US का प्रेसिडेंट हाथ मिला करके वो स्टेडियम में घूमता हो?
रॉक स्टार की तरह वहाँ पे स्वागत किया गया। तो इन लोग, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के, ये गद्दारों की जो फौज जिन्हें हम चुन करके संसद भेज देते हैं, इन लोगों को तो पूछा जाना चाहिए। कोई मीडिया पूछता नहीं है कि भाई तुमने किस हैसियत से इस तरह का काम किया था। अब कालिख पुत गई है तो कम से कम माफी भी तो मांग लो। जी डॉक्टर साहब, इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।